प्लीज़ ये सब कुछ ना करें, कुछ तो भगवान से डरें, मेरी हालत पर दया करें। मैं मानती हूँ कि मैं आपकी पत्नी हूँ। आपके साथ मैंने अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए हैं। आपने मेरी मांग में सिंदूर भरा है, लेकिन जिन हालातों में ये शादी हुई है, मैं इस शादी को स्वीकार नहीं कर सकती और ना ही आपको इस शादी को आगे बढ़ाना चाहिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। मैं किसी भी कीमत पर आपसे ये रिश्ता नहीं जोड़ सकती। वो बेबसी से हाथ जोड़े कदम पीछे की तरफ उठाने लगी। कांपते हुए हाथ जुड़े हुए थे। अरे पति हूँ तुम्हारा, तुम पर पूरा हक रखता हूँ और प्लीज़ ये डरना बरना छोड़ दो। आज की रात तुम्हें मेरा हक देना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करोगी तो तुम मेरे साथ नाइंसाफी कर रही हो। हमारे बीच जो पवित्र रिश्ता बना है, उस रिश्ते को मेरे लिए शर्मिंदगी का कारण बनाने पर क्यों तुल गई हो? रुद्र धनंजय देखने में बहुत ही नरम अंदाज में उस लड़की से बात कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज में नाराजगी साफ झलक रही थी। आरोशी एक पल को डरती भीगी आंखों से उसे देखने लगी। उसकी गहरी काली आंखें बेतहाशा रोने की वजह से लाल हो रही थीं। उसने सामने खड़े उस लंबे चौड़े मर्द को देखा, जिसकी भूरी आंखें गुस्से की वजह से लाल हो रही थीं। काली बनियान में उसके मजबूत मसल्स देखकर आरोशी ने डर के मारे थूक निकला। आप चले जाएं यहाँ से प्लीज, वो उसके चेहरे को देखकर विनती करते हुए बोली, जिस पर रुद्र ने उसके जबड़े दबोच डाले। इतनी मोहब्बत से समझाने पर भी उसकी वही एक जिद थी, तो अब तो रुद्र को उसे काबू करने के लिए सख्ती से पेश आना ही पड़ता। भूल जाओ कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। पत्नी हो तो मेरी, किसी भी कीमत पर रिहाई नहीं मिलेगी। मेरी कैद से रिहाई तो मेरी मौत के बाद ही मिल सकती है तुम्हें। आरोशी, इसीलिए ये रोना धोना बंद करो और मुझे बिल्कुल भी तंग करने की जरूरत नहीं। जो कह रहा हूँ चुपचाप मान लो। शादी के 3 दिन बाद तुमसे अपना हक ले रहा हूँ, तब भी तुम नखरे दिखा रही हो। मेरा बर्दाश्त देखो, तुम्हें शादी की रात छोड़ दिया, वरना उसी रात बता देता कि मैं तुम्हारा कौन हूँ और इस रिश्ते को निभाने के लिए पत्नी को क्या क्या करते हुए अपने पति को खुश करना पड़ता है। उसकी नाजुक कमर में हाथ डाले, अपना भारी हाथ लपेटे, वो झटके से खींचकर उसे अपने सीने में भींचते हुए बोला था, जबकि उसकी पकड़ पर आरोशी की सांसें थम सी गई थीं और जब धीरे धीरे रुद्र के हाथ उसकी कमर के ऊपर सरक रहे थे, उसकी सांसें अटकने लगी थीं। अगले ही पल वो उसकी डोरियों को खींचकर तोड़ चुका था। उसका खूबसूरत दूधिया सरापा देखकर रुद्र की आंखें नशीली हो उठी थीं, जबकि उसने अपने दोनों हाथ आगे रख दिए। खुद को मुझसे छिपाने की हर कोशिश बेकार है तुम्हारी, भलाई इसी में है। मुझे खुशी खुशी मेरा हक लेने दो। जबरदस्ती पर आया तो तुम मेरे जुनून को सह नहीं पाओगी। आराम से कहते हुए भारी कदम उसकी तरफ बढ़ाने लगा। कौन सी पत्नी और कैसी शादी? आप भूल रहे हैं रुद्र जी कि शादी की सबसे बड़ी शर्त यही थी कि आप मुझे 6 महीने तक हाथ तो क्या नजर उठाकर भी नहीं देखेंगे और उसके बाद मुझे तलाक दे देंगे। इसी शर्त पर तो मैं आपसे शादी के लिए राजी हुई थी, क्योंकि मुझे पता था मैं शादी के बाद भी आपसे सेफ रहूंगी। लेकिन आप अपनी शर्त भूल रहे हैं। आप अपने वादे से मुकर रहे हैं। रुद्र धनंजय, मत करो ये सब कुछ। अगर तुमने ये सब कुछ कर दिया तो मैं बड़ों को क्या मुंह दिखाऊंगी? मैं सबको क्या कहूंगी? सबसे बढ़कर बड़ी मालकिन को, जब वो मुझसे पूछेंगी। उन्होंने तो मुझे इसी भरोसे पर आपके पास भेजा था कि आप मुझे उंगली तक नहीं लगाएंगे। रिश्ता बनाना तो दूर की बात है। भूल गए उस बद्दुआ को जो आपके खानदान को दी गई थी, जिसे उतारने के लिए ही आज मुझे आपकी पत्नी बनाया गया है। प्लीज रुद्र जी, मान जाएं। आरोशी हिचकियां लेती हुई अब गुस्से से बोल रही थी, जब एकदम से उसके हाथ को झटकते उसने तेजी से उसे अपने करीब किया था। भूरी आंखें अब सामने खड़ी खूबसूरत अप्सरा के हुस्न को देखते हुए और भी मदहोश होने लगी थीं। वो उसके हुस्न पर बहकने लगा था। एकदम से आगे बढ़कर वो आरोशी के गर्दन पर अपना स्पर्श छोड़ने लगा। उसकी संगत पर आरोशी की सांसें सीने में अटकी थीं। उसके बाजू से निकलने की कोशिश करने लगी, जिस पर रुद्र ने उसे एक झटके से बेड पर वो लड़खड़ाती हुई बेड पर गिरी थी और अगले ही पल वो उसके नजदीक झुका। मैं किसी शर्त को, किसी बद्दुआ को नहीं मानता। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि पूरे रीति रिवाजों से मैंने तुम्हें अपनी पत्नी बनाया है और दिलो जान से तुम्हें अपनी जीवन संगनी समझा है, और अब ना ही मैं तुम्हें आज़ाद करूंगा और ना ही मैं अपना हक छोड़ूंगा। उसकी बात पर आरुषि का दिल बुरी तरह कांप उठा था। नहीं प्लीज। उसकी चीखें कमरे की दरो दीवार में गूंजने लगी, मगर आज शायद उसकी एक भी नहीं सुनी जाने वाली थी, जबकि वो धीरे धीरे उसे हर पर्दे से आज़ाद कर रहा था। अब आरुषि के आंसू थमने लगे थे, नजरें शर्म से झुकने लगी थीं। उसकी कमर के आसपास हाथ लपेटे वो उसे अपने सीने पर गिरा चुका था, जिससे उसके घने झड़ने से बालों ने एकदम से उसके चेहरे को घेर लिया था।
तुम्हारी ये आवाज़ मेरे अलावा कोई दूसरा नहीं सुन सकता। उसके बालों की एक लट को अपनी उंगली पर लिपटाए वो खुमार भरे अंदाज में बोला था, जबकि दूसरा भारी हाथ उसके वजूद की गहराइयों को महसूस करने में बिजी था। सुहागरात है आज हमारी, पता है ना क्या होती है? शादी की पहली रात। आज की रात और आगे आने वाली सारी रातों को अब से तुम ऐसे ही मेरा हक मुझे दिया करोगी। हर रात तुम सज सबर कर मेरा इंतजार क्या करोगी? हर रात, समझ आई मेरी बात? उसके लाल चेहरे को घूरते वो उसके कानों में धीरे धीरे सरगोशियां कर रहा था। आरुषि मर्द के ऐसे रूप को पहली बार देख रही थी। उसने जल्दी से सर हाँ में हिला दिया। शेर का निवाला बनना किसे कहते हैं, आज उस 19 साल की आरुषि को मालूम हुआ था। रुद्र मुस्कुराता हुआ धीरे धीरे उसकी खूबसूरती की गहराइयों तक उतर रहा था। आरुषि की सारी कोशिशें उसकी जिद के आगे दम तोड़ गई थीं। उसकी बढ़ती शिद्दतों पर निढाल होती आरुषि अब थककर आंखें बंद कर गई थी। वो जो इतनी देर से उससे बचने की कोशिश कर रही थी, अब खुद को उसके बाजुओं में ढीला छोड़ दिया था। रुद्र के हर छुअन में एक मदहोशी थी और उस मदहोशी से आरुषि बच नहीं सकती थी। उसके होठों से निकलने वाली मदहोश सिसकियां सुनकर रुद्र के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई थी और उसके नाजुक से वजूद को अपने सीने में भींच लिया था। पूरे धनंजय मेंशन को दुल्हन की तरह सजाया संवारा जा रहा था। सरिता जी तो हड़बड़ाहट में कुछ समझ ही नहीं पा रही थीं कि क्या करें और क्या न करें। वो कभी किसी नौकर पर चीखती चिल्लाती तो किसी दूसरे नौकर की क्लास लगाने खड़ी हो जाती। उन्हें कोई भी चीज परफेक्ट नहीं लग रही थी। उनकी हड़बड़ी देखकर प्रकाश धनंजय मुस्कुरा उठे और उन्हें बाजू से पकड़कर सोफे पर बिठाते हुए उनके चेहरे पर आए पसीने को पोंछ दिया। बस कर दें सरिता जी, इतनी बेचैन क्यों हो रही हैं? अभी तो रुद्र के आने में पूरे 4 दिन बाकी हैं और आप अभी से इतनी ज़्यादा बेचैन हैं? रुद्र का नाम आने पर सरिता जी की आंखों में आंसू चमकने लगे। कैसे बेचैन न हो प्रकाश जी, पूरे 4 साल बाद मेरा लाल वापस आ रहा है। मेरी तो आंखें तरस गई हैं उसे देखने के लिए। इसी कोशिश में लगी हुई हूँ कि उसके स्वागत में किसी तरह की कोई कमी न रह जाए। आपको पता है ना कितना तुनक मिजाज और सफाई पसंद है आपका लाडला। बस इसीलिए कोशिश है कि कमी न रहने पाए। तो हो जाएगा सरिता जी, इतना बेचैन ना हो। बेचारे नौकर हड़बड़ा गए हैं आपकी जल्दबाजी देखकर। धीरे धीरे सारे काम टाइम पर हो जाएंगे। उन्होंने परेशान सी खड़ी रजनी को इशारा किया और वो गहरा सांस लेते हुए जल्दी से किचन में जाकर गुम हो गई। पिछले 8 दिन से सरिता जी के घर के नौकरों की नाक में दम कर रखा था, जबकि प्रकाश जी के समझाने पर सरिता जी ने आंखें बंद करते हुए अपना सर उनके कंधे से टिका दिया था। मैं बहुत खुश हूँ प्रकाश जी, लेकिन इसके साथ साथ मेरा दिल अंदर से घबरा रहा है। आपको पता है ना, हमारा रुद्र पूरे 28 साल का हो चुका है। हाँ, तो इसमें घबराने वाली कौन सी बात है? आपको तो खुश होना चाहिए कि आपका बेटा एक खूबसूरत गबरू नौजवान बनकर आपके सामने मौजूद होगा। वो बात नहीं है प्रकाश जी, क्या आप उस बद्दुआ को भूल गए जो हमारे खानदान पर पीढ़ी दर पीढ़ी मंडराती चली आ रही है? और सरिता जी की बात सुनकर प्रकाश जी ने गहरा सांस लिया। वो इस बद्दुआ को कैसे भूल सकते थे? उनके दादा ने जो गलती की थी, उस गलती की सजा वो लोग आज भी भुगतते चले आ रहे थे। चिंता मत करो सरिता, वो बद्दुआ हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। उस बद्दुआ का तोड़ भी तो बाबा जी ने हमें बता दिया था ना, तो फिर इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? हाँ, वो बात तो ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा डर लगा रहता है। सारे डर अपने दिमाग से निकाल दो सरिता और खुशी खुशी रुद्र के स्वागत की तैयारियां करो। भगवान ने चाहा तो सब ठीक होगा। वो बद्दुआ मेरे ऊपर भी तो थी ना सरिता जी, लेकिन देखो आज हम दोनों कैसे खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे हैं और भगवान ने हमें रुद्र जैसा प्यारा बेटा भी दिया है। कोई भी बद्दुआ हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इसलिए निश्चिंत हो जाओ। हाँ, यही सोचकर भगवान का धन्यवाद करती हूँ कि बद्दुआ के साथ साथ बाबा जी ने हमें वो उस बद्दुआ के तोड़ भी बता दिया था। खैर, जैसे ही रुद्र वापस आएगा मैं उसकी शादी की तैयारियों में लग जाऊंगी। आखिर को उसकी शादी के 6 महीने बाद दोबारा से उसकी खानदानी पत्नी भी तो लानी पड़ेगी ना। हाँ, आप जैसा सही समझें वैसा करें। उनके सर को सहलाते हुए प्रकाश जी अपने काम से बाहर चले गए थे, जबकि सरिता जी एक गहरा सांस लेकर रह गई थीं। सबसे पहले तो रुद्र के आने के बाद उन्हें 6 महीने के लिए एक ऐसी लड़की की तलाश करनी थी जो 6 महीने के बाद तलाक लेकर आराम से उनका पीछा छोड़कर चली जाए। उसके बाद वो अपनी खानदानी बहू लेकर आती और अपनी खानदानी बहू को वो पहले ही तलाश कर चुकी थी। प्रकाश धनंजय के दादा ओमकार धनंजय अपनी जवानी के दिनों में काफी आशिक मिजाज इंसान थे। गांव के सरदार हुआ करते थे, पूरे गांव पर रौब और दबदबा जमाया करते थे। और जब उनकी नज़र गांव की एक खूबसूरत लड़की पर पड़ी तो उसकी खूबसूरती को देखकर वो अपना दिल काबू में न कर सके और उसे अपनी हवेली ले आए।
वो लड़की रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन ओमकार धनंजय को उस पर दया न आई। उसके साथ अपनी रात रंगीन करने के बाद वापस उसे उसके घर छोड़ आए। बूढ़े माँ बाप ने जब अपनी बेटी की हालत देखी तो दिल पकड़ कर रह गए थे, लेकिन मजबूर थे। गांव के सरदार और मुखिया से वो क्या कह सकते थे। धन्नो ये सदमा सह न सकी। वो एक बहुत ही मासूम और शर्मीली टाइप की लड़की थी। ये गम उसकी जान ले गया। जवान बेटी की मौत पर बूढ़े माँ बाप तड़प उठे थे। वही तो उनका एक सहारा थी। उनका तो सब कुछ ही खत्म हो चुका था। अब तो उन्हें अपनी जान की भी परवाह न थी। वो रोते तड़पते ओमकार धनंजय की हवेली पहुंचे थे और वहीं तड़पते हुए उन्हें बद्दुआ दी थी कि आपकी नस्ल तबाह हो जाएगी, आप कभी अपने वंश का मुंह नहीं देख पाएंगे, क्योंकि शादी के दूसरे दिन ही आपके वंश को आगे चलाने वाली इस दुनिया से चली जाएगी। आपकी नस्ल औरत की खुशी के लिए तरस जाएगी। ये नस्ल कभी आगे नहीं बढ़ेगी। ये कहकर उन दोनों ने भी अपने प्राण त्याग दिए थे। ओमकार धनंजय कांप उठे थे। उनके बाप को जब सब कुछ पता चला तो अपने बेटे ओमकार धनंजय पर बहुत गुस्सा हुए थे। उन्होंने उसी समय इस बद्दुआ को इतना सीरियस नहीं लिया था और कुछ ही समय बाद अपने बेटे ओमकार की शादी धूमधाम से की थी। लेकिन शादी के अगले दिन ही उनकी पत्नी बिना किसी वजह के चुपचाप इस दुनिया से चल बसी थी। और तब उन्हें एहसास हुआ कि उन दोनों बूढ़े लोगों की बद्दुआ बेकार नहीं गई थी। और तब वो एक बाबा जी के पास गए थे और बाबा जी ने यही तोड़ बताया था कि पहली शादी के बाद उस औरत को 6 महीने के बाद बिना छुए तलाक दे देना है। उसके बाद दूसरी शादी करना है और उससे अपना शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत करनी है। और तब उन्होंने ओमकार की शादी बाबा जी के बताए अनुसार की थी। लेकिन कहते हैं ना, इंसान को उसके कर्मों की सजा दुनिया में ही मिल जाती है। ओमकार ने पाप किया था और उसकी सजा तो ओमकार को मिलनी ही थी। शादी के 1 महीने बाद ही उन्हें पैरालाइज का अटैक हुआ और वो बिस्तर से लग गए। उनकी सांसें तो चलती थीं, आंखों की पुतलियां भी हिलती थीं, एक हाथ भी काम करता था, लेकिन बाकी का शरीर बेजान हो चुका था। और पूरे 50 साल की उम्र तक वो बिस्तर पर ही पड़े तड़पते रहे। वो अपने मरने की दुआएं मांगते थे, लेकिन उन्हें मौत भी नहीं आती थी। उनकी पत्नी तो उनके बच्चे को जन्म देने के बाद ही उन्हें छोड़कर चली गई थी। वो एक अपाहिज इंसान के साथ रहना नहीं चाहती थी। तब से ही उनके खानदान में ये परंपरा चली आ रही थी। पहली शादी 6 महीने तक चलती और फिर उस खानदान का मर्द बिना छुए अपनी पहली पत्नी को तलाक देकर दूसरी शादी करता था। और अब रुद्र की बारी थी। सरिता जी गहरा सांस लेते हुए अपने कमरे में चली गई थीं। वो कुछ देर आराम करना चाहती थीं। उसके बाद उन्हें हर्षिता के पास भी जाना था, रुद्र की शादी के सिलसिले में। हर्षिता, रुद्र 3 दिन बाद ही अपनी पढ़ाई पूरी करके हिंदुस्तान हमारे पास वापस लौटकर आने वाला है, इसलिए मैं चाहती हूँ अब आप नीलम का हाथ मेरे रुद्र के हाथ में दे दें। मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ। उसके आने के बाद मैं जल्द से जल्द उसका हंसता बसता घर देखना चाहती हूँ। सरिता जी आंखों में ढेर सारे सपने लिए अपने बचपन की सहेली से अपने दिल की इच्छा जाहिर कर रही थीं। बदले में उनकी सहेली हर्षिता भी बहुत खुश हुई थी, क्योंकि वो इतने जागीरदार बिजनेसमैन पढ़े लिखे खानदान का इकलौता हैंडसम काबिल वारिस जो था, जिसका रिश्ता सामने से खुद चलकर उनकी बेटी के लिए आया था। ऐसा इंसान तो वो अपनी बेटी के लिए चिराग लेकर ढूंढती तब भी न मिलता। लेकिन एक बहुत भयानक सच्चाई भी थी जो उन्हें इस रिश्ते को कबूल करने के लिए अंदर ही अंदर डरने पर मजबूर कर रही थी। और जब उसे सच्चाई का ख्याल आया तो उनकी खुशी से चमकते चेहरे पर डर का एक साया सा लहराने लगा, जिसे देखकर ही सरिता जी पूछे बिना न रह सकीं, क्या हुआ हर्षिता? रुद्र धनंजय का रिश्ता नीलम के लिए आना ये मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है, खुशकिस्मती है मेरे लिए। लेकिन तुम जानती हो उस बदुआ को, जिसका मनहूस साया अभी तुम्हारे खानदान के मर्दों पर लहरा रहा है। प्रकाश धनंजय के बाप दादाओं के जमाने से चली आ रही ये रस्म, जिसे हम लोग भूल नहीं सकते। शादी होने पर 6 महीने तक अपनी पत्नियों को हाथ लगाए बिना उन्हें तलाक दे देते हैं। उसके बाद ही दूसरी शादी करते हैं और तभी वो शादी कामयाब होती है। सुना है प्रकाश धनंजय के बाप यानी कि तुम्हारे ससुर ने अपनी पहली बीवी से शादी की पहली रात ही जज्बात में आकर संबंध बना लिया था, लेकिन वो बेचारी सुबह का सूरज देखने से पहले ही चल बसी थी। इसी बात का डर है सरिता। नीलम मेरी नाजों पली बेटी है। इस बदुआ की परछाई मैं अपनी बेटी पर कैसे पड़ जाने दूं? तुमसे शादी से पहले भी तो प्रकाश जी ने एक औरत से खामोशी से शादी करके 6 महीने बाद उसे छोड़ दिया था ना। फिर तुम ही इस असल खानदान की बहू बनकर आई थी। ये सब बातें तुम कैसे भूल सकती हो? गहरे शब्दों में कहती हर्षिता जी सरिता जी को खुद डर में डाल चुकी थी। कह तो तुम ठीक रही हो, मैं भी इतनी बड़ी बात भूली नहीं हूँ। खैर तुम चिंता मत करो, मैं ऐसा कोई रास्ता निकालूंगी, उसके बाद ही नीलम को अपनी बहू बनाकर उस हवेली में लेकर आऊंगी।
रुद्र के आने पर हम उससे बात करके पहली फुर्सत में ही इस बदुआ से पीछा छुड़ाएंगे। उसके बाद ही उसकी और नीलम की शादी धूमधाम से करेंगे। सरिता जी खड़ी हुई और जाने के लिए तैयार हुई। पति पत्नी के सलाह मशवरे के बाद ही उन्होंने फैसला कर लिया कि रुद्र के आते ही 1 हफ्ते के अंदर अंदर उसकी शादी किसी ऐसी लड़की से कर देंगे जिससे तलाक के बाद कोई परेशानी ना हो। और फिर वो दिन आ गया जब सरिता जी और प्रकाश धनंजय की खुशी का कोई ठिकाना न था। उनका इकलौता बेटा पूरे 4 साल बाद हिंदुस्तान वापस आया था। लंबा कद, गोरा रंग, भूरी आंखें, घने सुनहरे बाल, कसरती बदन जो खूबसूरती का शानदार नमूना था। सरिता जी ने आगे बढ़कर अपने बेटे के माथे को चूम लिया था और उसकी ढेरों बलाएं ले डाली थीं। कई आंसू उनकी आंखों से टूटकर फिसल पड़े थे। पूरे 4 साल बाद वो अपने बेटे को अपने सामने देख रही थीं। कैसे उन्होंने अपनी ममता को थपक कर सुलाया था ये वही जानती थीं, सिर्फ और सिर्फ रुद्र के अच्छे भविष्य के लिए। कई हजार के नोट उस पर से बांटते हुए खुशी से रजनी से बोली, जाओ ये गरीबों में बांट दो। उसके बाद रुद्र अपने बाप से मिलने लगा। कितनी ही देर तक वो उसे सीने से लगाए खड़े रहे। धीरे धीरे खानदान के सारे लोग अब रुद्र से मिल रहे थे। वो बहुत थक चुका था और अब उसकी थकावट उसकी माँ ने उसके चेहरे से महसूस कर ली थी। अच्छा बस भी कर दो, अब मेरे बच्चे को खाली छोड़ दो। जाओ रुद्र बेटा, तुम ऐसा करो, नहा धोकर फ्रेश हो जाओ। मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी सी चाय भिजवाती हूँ, फिर तुम कुछ देर आराम करना, उसके बाद ही हमारे पास आकर बैठना। उसका भी मन आराम करने का कर रहा था, इसलिए वो चुपचाप अपने कमरे में चला गया। पीछे से सब लोग बातों में बिजी हो गए थे। ये सच है बेटा, हमारे खानदान के मर्द पहली शादी सिर्फ नाम के लिए करते हैं। 6 महीने के बाद तलाक के बाद फिर जब दूसरी शादी की जाती है वही असली बीवी होती है। ऐसा न किया जाए तो पहली औरत की मौत पक्की है। ये समझ लो एक तरह का मनहूस साया है जो हमारे खानदान के मर्दों से लगा हुआ है और इसका सिर्फ यही एक तोड़ है। सरिता जी और प्रकाश धनंजय कब से उसे ये बात समझाने की कोशिश कर रहे थे, जो किसी भी सूरत इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। ये क्या बेकार की बातें कर रहे हैं पापा आप? आज के ज़माने में ऐसी बातें कौन सोचता है? अगर किसी की मौत हादसाई तौर पर हो गई तो आप उसे बद्दुआ का नाम कैसे दे सकते हैं? हो सकता है कि शादी के दूसरे दिन जो दुल्हन मरी हो उसका कोई बहुत बड़ा रीजन रहा हो, एक हादसा हो, उसकी मौत किसी बीमारी या किसी और वजह से हुई हो जिसे आप लोगों ने बद्दुआ का नाम दे दिया। आप लोग इस बात को हकीकत मानकर ना चलें। कितने सालों से औरतों पर ये जुल्म करते आ रहे हैं आप लोग। अरे शादी तो एक पवित्र बंधन होता है, अगर उसमें एक बार औरत बंध जाए उसके बाद वो बंधन वो औरत मरते दम तक भी तोड़ना नहीं चाहती। फिर भला किसी की मजबूरी से फायदा उठाते हुए उसे 6 महीने के लिए इस बंधन में बांधकर उसे तलाक का धब्बा देकर आज़ाद कर दो और दूसरी शादी करके अपनी ज़िंदगी में खुश हो जाओ। उस औरत के बारे में सोचा है जो तलाक के साथ अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारेगी? हरगिज़ नहीं पापा, मैं किसी भी लड़की के साथ ये जुल्म नहीं होने दूंगा। जरा ये तो सोचें कि जिस लड़की को आप कुछ महीनों के लिए शादी करके ला रहे हैं उसके दिल पर क्या गुजरेगी। पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी बेचारी की। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा। जिससे मेरी पहली शादी होगी वही मेरी पत्नी बन। बस बात खत्म। रुद्र ने अपना अटल फैसला सुना दिया था। अरे उस लड़की की जिंदगी क्यों बर्बाद होगी? हम पूरी बातचीत करके उस लड़की और उसके खानदान वगैरह की इजाजत से ही इस बदुआ का तोड़ निकालते हैं और इसके लिए हम उन लोगों को भारी कीमत भी देते हैं। और हमने कौन सा उस लड़की से अपनी नस्ल चलवानी है? वो जैसी आएगी बंद कली की तरह वैसी ही चली जाएगी। सरिता जी उसे समझाने की कोशिश कर रही थी, जिस पर रुद्र धनंजय आंखें फाड़े अपनी माँ को देखता रह गया। क्या ये उसके माँ बाप थे? आज के ज़माने में भी इतनी पुरानी सोच के मालिक। अगर उसके दोस्त ये सब कुछ देख लेते तो कभी यकीन न कर पाते कि इतने काबिल इंटेलिजेंट रुद्र धनंजय के माँ बाप ऐसे हैं। देखो रुद्र, तुम्हें मेरी कसम है, तुम ये शादी करोगे बस। सरिता जी ने जिद्दी अंदाज में कहा। उन्हें पता था उनका बेटा जब आराम से न माने तो उसे इमोशनल ब्लैकमेल करना ही पड़ेगा। और माँ की आंखों में आंसू देखकर वो कितनी ही देर तक उन्हें देखता रहा। वो अपनी माँ को इस तरह उदास होते नहीं देख सकता था। ठीक है, अगर आप लोगों की यही जिद है तो मैं आगे आप लोगों से कोई भी बहस नहीं कर सकता। जो आप लोगों को ठीक लगे वही करें, लेकिन एक बात याद रखना, आप लोगों की मर्जी और खुशी से होगा जो कुछ भी होगा, इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं। जाने से पहले वो अपनी बात पर जोर देता हुआ बोला, जिस पर उसके माँ बाप ने उसकी बात का मतलब समझे बिना ही खुश हो गए थे। सरिता जी तो बिना वक्त गवाए गांव भर में लड़कियां देखना शुरू कर चुकी थीं। उन्हें जल्द से जल्द इस बद्दुआ को अपने बेटे से ऊपर से उतार फेंकना था, ताकि वो अपनी सहेली की बेटी नीलम को बहू बनाकर अपनी हवेली में ला सकें। और आखिरकार उनकी दिन रात की भाग दौड़ कामयाब हो गई। उन्हें वो लड़की मिल ही गई जो उनकी बद्दुआ के तौर पर राजी हो गई थी। उसका नाम आरोशी था।
19 साल की कमसिन मासूम और बहुत ही खूबसूरत, जिसे देखकर आंखें उसी पर टिक जाएं। सरिता जी खुद एक पल को उसे देखकर गहरी सोच में डूब गई थीं। उन्हें उसकी इतनी खूबसूरती से डर लगा कि कहीं रुद्र उसे देखकर बहकर सब कुछ खराब न कर दे, लेकिन उसके अलावा कोई और राजी भी तो नहीं हो रहा था। इस शादी के लिए वो लड़की मजबूर थी और सरिता जी की भी मजबूरी थी। दोनों अपने अपने मतलब के लिए शादी को कर रहे थे। आरोशी गरीब माँ की बेटी थी, जिसके आगे पीछे कोई नहीं था। उसे पढ़ने लिखने का शौक था। जब अपनी मेहनत और लगन से उसने इंटर तक पढ़ाई कर ली थी, उसके बाद माँ की तबीयत की खराबी की वजह से उसने आगे की पढ़ाई रोकते हुए घर में ही बच्चों को ट्यूशन देना शुरू कर दिया था। इस शादी के बदले उसने सरिता जी से बस इतना कहा था कि मेरी माँ का इलाज करवा देना और मेरी आगे की पढ़ाई का खर्चा उठा लेना, जिस पर वो खुशी खुशी राजी हो गई थी। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं और वो रुद्र धनंजय के नाम की दुल्हन बनकर हवेली में आ गई। न कोई रस्म, न कोई शहनाई, न कोई मेहमानों की हंसी, न खनकार, न कोई शगुन और न कोई सजावट। कितने ही सपने उसकी पलकों के पीछे आज दम तोड़ गए थे। वो ये तो जानती थी कि गरीब लड़की को लेने कोई शहजादा नहीं आएगा, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि आज के खूबसूरत दिन के लिए उसने कोई सपना न देखा हो। एक बात कान खोलकर सुन लो, बेशक नाम का सही, लेकिन तुम्हारी शादी तो हुई है ना, तो रुद्र की जरूरतों का ख्याल रखना तुम्हें ही पड़ेगा। आखिर 6 महीने तक तो तुम उसकी जिंदगी में ही रहोगी। सरिता जी ने सीरियसली कहते हुए आरुषि की ओर देखा। वो हैरत से उन्हें देखने लगी, जिस पर अचानक अपने मुंह से निकले शब्दों पर वो हड़बड़ा गई थी। जरूरत से मेरा मतलब यह है कि उसके खाने पीने, उसके कपड़े वगैरह, उसके कमरे की साफ सफाई, इस बात के अलावा मैं तुम्हें उसके सामने फटकता भी ना देखूं। तुम्हें उसे खुद को बचा कर रखना है। वो मर्द जात है, पता नहीं कब उसकी नीयत बदल जाए, लेकिन तुम्हें खुद को बचाना होगा। अगर तुम दोनों के बीच कोई भी रिश्ता बनता है तो इस बात की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम होगी। मेरे बेटे का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन तुम अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठोगी। इसलिए तुमसे एक ही बात कहना चाहूंगी कि हमेशा उसे दूरी बनाकर रखना। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? उनकी बात सुनकर आरुषि के कान लाल हो गए। अपने सामने बैठी उस खूबसूरत मासूम दुल्हन को घूरते हुए सरिता जी ने थोड़े सख्त अंदाज में कहा था। उनकी तेज नज़र उसके खूबसूरत चेहरे पर थी, जो अपनी उम्र से बड़ी औरतों की तरह खामोशी से खड़ी हुई थी। जाओ रजनी, इसे ऊपर वाले कमरे में छोड़ कर आओ। सरिता जी की आवाज़ पर रजनी ने सर हाँ में हिलाया। सोफे पर बैठी शादी का जोड़ा पहने आरुषि की उसने कलाई थामी और ऊपर की ओर ले जाने लगी। मेरा हाथ छोड़ दो, मैं चल सकती हूँ, वो अपनी गहरी आवाज़ में बोली, जिस पर रजनी ने हैरान होते हुए उसका हाथ छोड़ दिया। सरिता जी ने भी हैरान होकर उस छोटी सी लड़की को देखा, जो ऊपर से तो नाजुक सी दिखती थी लेकिन अंदर से काफी मजबूत थी। वो रजनी के पीछे पीछे छोटे छोटे कदम उठाते चल दी, जो एक दरवाजे के सामने आकर रुकती हुई बोली, ये है तुम्हारा कमरा, और किसी चीज की जरूरत हो तो नीचे आकर मुझे बता देना। तो मेरी मालकिन नहीं हो जिसके लिए मैं ऊपर भाग भाग कर आऊं। रजनी मुंह बिगाड़ कर कहती हुई ऊपर से नीचे तक घूर कर बोली थी और फिर चली गई, जबकि आरुषि हल्का सा मुस्कुरा दी और दरवाजा खोलकर अंदर चली आई। कमरा छोटा मगर साफ सुथरा था। एक पुराना सा सिंगल बेड कोने में पड़ा था, जिस पर पुरानी चादर बिछी हुई थी। छोटी सी लकड़ी की अलमारी के साथ एक मेज कुर्सी के अलावा वहां कुछ नहीं था, और अपने साथ लाए एक छोटे से बैग को उसने बेड पर रखा और आराम से बैठ गई। खाना तो वो घर से ही खाकर आई थी। अब उसे थकान की वजह से बहुत नींद आ रही थी, जिससे ही वो जल्दी ही बेड पर लेटकर सो गई थी। रुद्र अपनी आस्तीनें ऊपर करता तेजी से अपने कमरे की तरफ जा रहा था, लेकिन कमरे का दरवाजा खोलने पर उसे गहरी मायूसी ने घेर लिया। आज उसकी शादी हुई थी तो फिर दुल्हन कहाँ थी? ये किस तरह की जहालत थी? गुस्से से खोलते दिमाग के साथ अभी वो गहरी सांस लेता खड़ा ही हुआ था, जब एक नौकरानी वहां आकर बोली, छोटे साहब, आपको मालकिन खाने पर याद कर रही हैं। आरुषि कहाँ है? वो गुस्से से पलट कर बोला, वो तो ऊपर के कमरे में है जी। नौकरानी एकदम घबराकर बोली, ठीक है, उसे भी बोलो खाना खा ले। इतना कहता वो चला गया, जबकि नौकरानी सर खुजाने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था किसकी बात माने, छोटे साहब की या फिर बड़ी मालकिन की। क्या हुआ रुद्र बेटा, खाना खाओ। सरिता जी उसे खामोश बैठा देखकर परेशानी से बोली, आरुषि को आ लेने दे, फिर साथ खाते हैं। उसकी बात सुनकर प्रकाश, धनंजय और सरिता जी के माथे पर गहरे बल पड़ गए। उसे खाना कमरे में पहुंचा दिया गया है, उसकी चिंता मत करो, प्रकाश धनंजय ने सख्ती से कहा, जिस पर रुद्र होंठ भींच कर रह गया। इन लोगों को समझाना भैंस के आगे बीन बजाने जैसा था, इसलिए समझाने से कहीं ज्यादा उस काम को करना जरूरी था। उस वक्त समझदारी से काम लेते हुए वो खामोशी से खाना खाने लगा और फिर उठकर अपने कमरे में आ गया।
रात के करीब 2 बजे का वक्त था जब वो दरवाजा खोलते हुए बिना आहट के ऊपर वाले कमरे में दाखिल हुआ था। पूरा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। रुद्र एक गहरा सांस लेकर रह गया। हल्की रोशनी में उसकी पहली निगाह बिस्तर पर सो रही उस नाजुक वजूद पर पड़ी थी जो उसकी पत्नी थी। करीब आते उसके मासूम चेहरे पर जैसे ही उसकी पहली निगाह पड़ी वो उसे देखता ही रह गया। ऐसा हुस्न उसने आज तक नहीं देखा था। फिर ऊपर से उसकी कम उम्री वो सांस लेना भूल गया था। वो दिल से इस बात को मान चुका था कि पहली नज़र में ही वो आरुषि पर अपना दिल हार बैठा था। वो धीरे से बेड पर उसके करीब बैठते हुए उसे गौर से देखने लगा, जो दुपट्टे के बगैर खुले बालों में बड़े सुकून से सो रही थी। वो धीरे से उसके चेहरे पर झुकता, उसकी बेखुदी में अपनी मोहब्बत की पहली निशानी उसके माथे पर लगा चुका था। अचानक उसके दिल बेतहाशा धड़कने लगा था। उसका जी चाहा इस नाजुक से वजूद को अपनी बाहों में समेट ले, लेकिन उसने खुद पर कंट्रोल पाया। आज के दिन छोड़कर जा रहा हूँ मेरे दिल का सुकून, लेकिन कल की रात आपको सुकून की नींद नहीं बल्कि मेरी पनाहों में पूरी रात जागते हुए गुजारना पड़ेगी। रुद्र एक नज़र उसे देखकर दिल में कहता अपने नरम गरम जज्बात लिए वहां से चला गया। अगली सुबह आरुषि नीचे सर झुकाए किचन की तरफ बढ़ रही थी। तभी बराबर से आते रुद्र से उसकी जोरदार टक्कर हुई थी, जिससे वो जमीन पर गिरती कि तभी रुद्र के मजबूत बाजुओं ने उसे संभाल लिया था। आरुषि एकदम घबराकर उससे ऐसे दूर हुई जैसे उसे कोई करंट लगा हो। रुद्र तो खुली आंखों से उसका दिल धड़काने वाला हुस्न देख रहा था। जब वो जल्दी से जाने लगी तभी उसकी कलाई जोर से पकड़ते हुए दीवार की ओट में करते हुए उसके सामने खड़ा हो गया कि कोई उन दोनों को देख न सके। रुद्र के अचानक इस काम पर आरुषि की तो जान ही निकल गई थी। आंखें हैरत से बड़ी हो गईं। रुद्र उसकी आंखों को देखकर मदहोश हो उठा। सुनहरी रंगत की गहरी आंखें जिसमें हैरानगी बढ़ती तो वो अपनी पलकों को भी मासूमियत से छपकाती थी। ये आप क्या कर रहे हैं? जाने दें मुझे, प्लीज छोड़ दें, कोई देख लेगा तो एक कहर आ जाएगा। वो कांपती आवाज में मुश्किल से बोलती उससे दूर होने लगी, लेकिन वो तो उसे अपने थोड़ा और करीब कर गया था, जिससे कि वो उसके सीने के साथ आ लगी, ऐसे कि दोनों की धड़कनें एक दूसरे को साफ महसूस हो रही थीं। रुद्र उसकी कलाइयों को अपनी मजबूत पकड़ में जकड़े उसकी पीठ की तरफ मोड़ता उसके चेहरे के करीब झुका। तुम्हें छोड़ने के लिए शादी नहीं की है रुद्र। धनंजय ने पूरी दुनिया के सामने तुम्हें अपनी पनाहों में लिया है। हक रखता हूँ तुम पर सबसे ज्यादा। मोहब्बत हो तुम मेरी, पहली और आखिरी भी। सुना? हल्की आवाज में सरगोशी करता वो उसकी सांसों को उथल पुथल कर गया, जबकि आरुषि तो सुन्न सी खड़ी रह गई थी। एक शब्द भी वो रुद्र का समझ ना सकी थी। वो उसके सामने आते हुए थोड़ा सा उसके चेहरे पर झुका और उसकी आंखों को बारी बारी चूम लिया। मैं कमरे में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, मेरे लिए फौरन नाश्ता लेकर आओ, नहीं तो आज मैं पूरा दिन भूखा रहूंगा और इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम रहोगी। उसकी कलाइयों को छोड़ता वो धीरे से बोलता चला गया। आरुषि जो उस खूबसूरत शहजादे जैसे मर्द के जादू और उसकी संगत में इतनी बुरी तरह मदहोश खड़ी थी कि उसे अपने कदम लड़खड़ाते और जिस्म कांपता महसूस हो रहा था। सीने पर हाथ रखती वो जोर जोर से सांसें लेने लगी। हे भगवान, ये सब क्या है? वो यहाँ अपने पति की संगत और मोहब्बत जैसे जज्बे को सुकून देने के लिए तो नहीं लाई गई थी ना? फिर वो क्यों उसके नाजुक जज्बों के साथ खेलने की कोशिश में लगा हुआ था? वो क्यों उसे अपनी संगत की और मोहब्बत की हसीन जज्बे के जादू में कैद करने के लिए तैयार था? क्या वो नहीं जानता था कि एक दिन उन दोनों की राहें अलग हो जानी थीं? तरह तरह के ख्यालों में गुम वो किचन में गई थी। जब अपना नाश्ता खुद बनाने लगी कि एक नौकरानी ट्रे में शानदार नाश्ता सजाए शायद ऊपर रुद्र को देने जा रही थी, जब रुद्र की आवाज आरुषि के कानों में गूंजी। वो नाश्ता करने के लिए मना कर रहा था। आरुषि हाथ में अपना सादा सा नाश्ता पकड़े सोचने लगी कि जाए या ना जाए। दिल कहता कि भागकर चली जाए और उस शहजादे को जी भरकर निहारे, जबकि दिमाग कहता नहीं, वो इस मकसद के लिए नहीं लाई गई है। किसी ने देख लिया तो कयामत आ जाएगी। इसी दिल और दिमाग की जंग में खड़ी वो आखिरकार थक कर वहीं बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू टूट टूट कर गिरने लगे और उसे एहसास ही ना हुआ कि सामने पड़ा नाश्ता कब का ठंडा हो चुका है। वो कम से कम 1 घंटे तक रोती रही। आखिर में आंसू पहुंचती वो ट्रे एक साइड में करती जाने लगी जब उसने देखा कि नौकरानी रुद्र का वही नाश्ता उठाकर वापस ला रही थी। देखो तो जरा, छोटे मालिक का भी नाश्ता नहीं छोड़ते थे। उन्हें नाश्ता, वो भी शाही नाश्ता, सुबह सुबह जरूर चाहिए होता है, लेकिन आज पता नहीं क्या हो गया, बिल्कुल भी नाश्ता नहीं किया। नौकरानी नाश्ते की भरी ट्रे वैसे ही रखती हुई बोल रही थी, जबकि ये सुनकर कि रुद्र भूखा है, वो भी उसकी वजह से एक घूंसा लगा था उसके कलेजे पर
आरोशी मुंह पर हाथ रखकर रोती हुई अपने कमरे में चली गई थी, जबकि उसके यूं रोकर भागने पर रजनी उसे हैरान होकर देखने लगी, फिर सर झटक कर अपने कामों में लग गई। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? रुद्र जी, वो दिल में उससे बात कर रही थी। सुबह से अब रात होने को आई थी। जब उसने नाश्ते के साथ दोपहर का खाना भी नहीं खाया था, उसे अजीब सी बेचैनी हो रही थी, लेकिन वो मजबूर थी। उसने रुद्र की आंखों में जो खुमारी देखी थी, वो अब चाह कर भी उसके कमरे में नहीं जा सकती थी। वो अपने कमरे से निकल रही थी जब उसने रुद्र के दरवाजे पर सरिता जी को खड़े देखा। रुद्र बेटा, दरवाजा खोलो। क्या बात है, सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? सरिता जी परेशान सी दरवाजा बजा रही थीं, लेकिन रुद्र दरवाजा नहीं खोल रहा था। मम्मा, आप जाएं यहाँ से, मुझे भूख नहीं है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आखिर बात क्या है रुद्र, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे? कोई नाराजगी है? कोई बात हुई है तो बताओ मुझे। बस मम्मा, कोई बात नहीं, मुझे तंग मत करें। रुद्र की जिद पर तंग आती आखिरकार सरिता जी भी चली गई थी, जबकि ये सोच कर ही कि रुद्र सुबह से भूखा है, उसका दिल बुरी तरह तड़प उठा था, बल्कि उसे शर्मिंदगी होने लगी थी। क्या था अगर वो उसके लिए नाश्ता लेकर चली जाती? वो जल्दी से किचन में आई थी, खाना ट्रे में रखा और चुपके से रुद्र के दरवाजे पर आती दस्तक दे दी। उसका दिल इस वक्त जोर जोर से धड़कता हुआ उसके कानों में बज रहा था। ममा फिर आ गई, जाए यहाँ से। जब रुद्र की गुस्से से भरी आवाज आई, ये मैं हूँ आरोशी, प्लीज दरवाजा खोलें। अभी उसने इतना ही बोला था कि दरवाजा एक खटके से खुला और आरोशी डरकर सामने खड़े रुद्र को देखने लगी। वो आंखों में हैरानी लिए उसे ही देख रहा था। खाना देने आई हो तो वापस ले जाओ, अब मेरी भूख मर चुकी है। आंखों में नाराजगी लिए उसे देखकर बोला, जबकि हाथ में खाने की ट्रे पकड़े वो चुपचाप नजर झुकाए खड़ी रही, जैसे कुछ बोलने के लिए शब्दों को तोड़ रही हो, लेकिन क्या बोलना था समझ ना पा रही थी। वो काफी देर तक ऐसे ही खड़ी रही तो रुद्र ने उसे हाथ से पकड़ा और अंदर कमरे में ले आया। अभी क्यों ख्याल आया मेरा? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, मैं खाना खाऊं या फिर भूख से ही तड़पता रहूं? वो खाने की ट्रे की तरफ इशारा करता हुआ बोला। वो मैं आरुषि चेहरे पर डर और बेचारगी लिए कुछ बोल ही न सकी। जब रुद्र हल्का सा मुस्कुराता हुआ उसे लेकर बेड पर आ बैठा। ये जिद ठीक नहीं है छोटे मालिक, आप जानते हैं शादी की कोई अहमियत नहीं। आरुषि गहरे दुख से सर झुकाए बोली। बेशक मैं इसी खानदान का मर्द हूं और प्रकाश धनंजय मेरे पापा हैं, लेकिन मैं आज के दौर का पढ़ा लिखा समझदार इंसान हूं। मुझे ही फिजूल की बकवास बातों से ज्यादा शादी जैसे पवित्र बंधन पर विश्वास है। मैं पहले ही सब लोगों को कह चुका था कि जिससे मेरी शादी होगी वही मेरी पत्नी होगी, जिसे मैं सारे हक और सम्मान दूंगा, भले से वो जैसी भी हो। मेरी जिंदगी में उसके बाद कोई दूसरी नहीं आएगी। रुद्र सीरियसली कहता धीरे से उसका हाथ अपने मजबूत हाथों में थाम गया, जो एकदम ठंडा हो रहा था और हल्के हल्के कांप भी रहा था। लेकिन आप जानते हैं, आपकी माँ को मालूम हुआ तो? मैं तुम्हें इतनी मोहब्बत और प्यार से समझा रहा हूँ और तुम वही डर दिल में लिए बैठी हो। जानती हो, शादी के बाद एक औरत के लिए सबसे ज्यादा जरूरी उसका पति होता है। अगर पति साथ हो तो औरत बहुत स्ट्रांग हो जाती है, उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं होती। लेकिन तुम तो। रुद्र अब थोड़ा सख्ती से बोला, जिस पर आरुषि की आंखें थोड़ी सी भीग गईं। मैं चलती हूँ, कोई देख लेगा तो कयामत आ जाएगी। हमें ऐसे नहीं मिलना चाहिए। आप खाना खा लेना और आगे से प्लीज ऐसी जिद मत करना। आरुषि जल्दी से खड़ी होती जाने को तैयार हुई जब रुद्र हैरत से बोला, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं तुम्हारे लिए कोई गैर हूं। अरे पति हूं तुम्हारा आरुषि, और सबसे ज्यादा हक मेरा ही तुम पर बनता है। तुमसे ऐसे तन्हाई में मिलने का हम दोनों का ही हक है। चुपचाप बैठ जाओ, तुम कहीं नहीं जा रही। रुद्र अब गुस्से से उसे खींचकर पास बिठा चुका था। क्लेचर में कैद उसके खूबसूरत रेशमी बाल खोल दिए। अब वो ऐसे बैठी थी जैसे उसके साथ डेट पर आई हो। वैसे एज क्या है तुम्हारी? एक निवाला तोड़ता अब उसके होठों की तरफ बढ़ाता हुआ बोला। 19 साल की हूँ। बेध्यानी में उसके हाथ से निवाला खाती आरुषि बोली, जिस पर रुद्र ने हैरत से उसे देखते हुए कहा, इतनी छोटी? ये वक्त तो तुम्हारे पढ़ने लिखने का था, कहाँ तुम शादी वादी के चक्करों में पड़ गई। खैर अच्छा हुआ, नहीं तो मैं बेचारा कहाँ जाता, जिसे पहली नज़र में अपनी इस प्यारी सी छोटी सी बीबी से मोहब्बत हो गई है। कोई नहीं, जिस तरह भगवान ने अब तक मेरा दिल तुम्हारे लिए बचा कर रखा था, उसी तरह तुम्हें तो मेरे पास आना ही था। रही बात पढ़ने लिखने की, तो मैं तुम्हें खुद पढ़ा लूंगा। खाना खाने के बीच अब वो हल्का फुल्का मजाक भी कर रहा था और उसकी बातों पर कभी कभी आरुषि मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगती और वो उसकी हंसी में खो जाता। अब मैं चलती हूँ छोटे मालिक, बहुत देर हो गई। वो जल्दी से अपना दुपट्टा सही करती हुई जाने लगी। ये क्या मालिक मालिक लगा रखा है, नाम लो मेरा।
और वादा करो कल तुम फिर इसी टाइम पर आओगी। वो जैसे ही जाने लगी, रुद्र उसे पकड़कर खींचकर अपने साथ लगाता हुआ बोला, जबकि एकदम से उसके इतने करीब आने पर वो शर्मा गई थी। नहीं, अगर किसी को पता चल गया तो? वो घबराई थी। अच्छा ही है पता चल जाए, इस तरह छुप छुप कर तो नहीं मिलना पड़ेगा ना। अगर तुम बहादुर हो जाओ, मेरा साथ दो, तो मैं सब कुछ बेहतर कर दूंगा। वो उसे फिर खुद पर यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था और वो आंखों में हैरानी लिए उसे देखने लगी। अच्छा, जाने से पहले मुझे कोई खुशी तो देती जाओ। रुद्र की आंखों में खुमारी उभरने लगी थी। क्या मतलब? कैसी खुशी? मैं समझी नहीं। उसने उसकी दोनों कलाइयों को पकड़कर अपनी पीठ के पीछे करते हुए उसे और भी अपने करीब किया था। मुझे ये भी तो एहसास कराओ कि मेरी खूबसूरत महबूब बीबी भी मुझे अपनी बाहों में समेटे हुए है। जबकि आरोशी डर से कांपते हुए जोर से आंखें बंद कर गई। रुद्र उसके गुलाबी होठों को देखता हुआ खुद भी आंखें बंद कर गया और जैसे ही उसके चेहरे पर झुका, तभी आरोशी उसे धक्का देती जल्दी से गेट की तरफ भागी थी। जबकि रुद्र तो उसकी हरकत पर हैरान रह गया, फिर हंस दिया। चालाक लेकिन मासूम। आरोशी कमरे में आकर कितनी ही देर तक अपने धड़कते दिल को संभालने में लगी रही। अगले दिन रुद्र उसका बेसब्री से कमरे में इंतजार कर रहा था, लेकिन आरोशी नहीं आई। अब उसे गुस्सा आने लगा। कल कितनी देर तक वो उसे हर तरह से समझाता रहा था, लेकिन वो उसको समझने के लिए तैयार ही नहीं थी। अब रुद्र को उसे काबू करने का एक ही तरीका नजर आया। जब वो गुस्से से चलता उसके कमरे की तरफ बढ़ा जहां वो रुद्र से छुपकर बैठी थी। रुद्र दरवाजा खोलता हुआ गुस्से से कमरे में दाखिल हुआ। तुमने अच्छा नहीं किया आरोशी, मेरी मोहब्बत और नरमी का ये सिला दिया। कितना यकीन था कि तुम मेरे पास जरूर आओगी, लेकिन तुम्हारे नज़दीक सबकी अहमियत है सिवाय मेरे। अब मुझे ये कदम उठाने के लिए तुमने ही मजबूर किया है। अपने पीछे क्लिच की आवाज़ के साथ दरवाज़ा बंद करता वो उसकी तरफ बढ़ा था, जबकि वो डर से कांप रही थी। खूबसूरत बड़ी बड़ी आंखों में डर लिए वो बोल रही थी, नहीं रुद्र जी, आप प्लीज चले जाएं यहाँ से, ये सब ठीक नहीं है। डर से वो दरवाजे की तरफ बढ़ी, मगर इससे पहले वो दरवाजा खोलती पीछे से वो उसे खींचकर अपने सीने से लगा गया। यार प्लीज इस तरह शोर शराबा मत करो, मैंने कहा था ना, अगर तुम ना आई तो मैं फिर खुद ही आ जाऊंगा। अपने कान के करीब रुद्र की गंभीर सरगोशी जैसी आवाज सुनते ही आरोशी की आंखें फैली थीं। चांद की हल्की रोशनी आरोशी के होठों और उसकी नरम मुलायम गर्दन पर पड़ रही थी, जबकि रुद्र उसकी मदहोश करती आंखों में देख रहा था। रुद्र का भारी हाथ आरोशी के आसपास लिपटा हुआ था। आरोशी उसके सीने पर हाथ रखे उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, मगर उसके हाथों को कमर से लगाए उसने झुककर उसकी गर्दन पर अपने प्यार की निशानियां छोड़ी थीं। आरुषि का पूरा वजूद पसीने से भीग चुका था और वो बुरी तरह झटपटाई। अगले ही पल वो उसे गोद में उठाते हुए बेड पर लेकर आया और बहुत प्यार से उस पर झुकता पूरे हक से अपना हक वसूल करने लगा। और आरुषि की सारी कोशिशें दम तोड़ गई थीं। धीरे धीरे उसके प्यार की बरसात में वो भीगती चली गई। सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ते हुए उसने अपना आप रुद्र की बाहों में ढीला छोड़ दिया था और रुद्र उस नाजुक वजूद को अपनी मोहब्बत की बारिश में भिगो रहा था। अगली सुबह रुद्र के लिए बहुत हसीन और खूबसूरत थी, तो वहीं आरुषि के लिए परेशानी लेकर आई थी। रुद्र ने कल रात जो किया उसका अगर सरिता जी को पता चल जाता तो क्या होता, वो इन्हीं सोचों में गुम बैठी थी जब उसे अपनी गर्दन पर किसी के नरम होठों का स्पर्श महसूस हुआ। वो झटके से मुड़ी, आंखों में आंसू भरकर बोली, आपने अपनी मर्जी कर ली रुद्र जी, अब मैं क्या करूंगी? क्या जवाब दूंगी सबको? जब आप मुझे छोड़ देंगे तब कौन अपनाएगा मुझे? उसकी फिर वही बातें सुनकर रुद्र का दिमाग घूमा। इज्जत नहीं खराब की है तुम्हारी, पति हूं तुम्हारा, हक लिया है अपना तुमसे, तुम्हें तो खुश होना चाहिए और मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ने वाला, समझी? मेरी पत्नी बनकर मेरे साथ हमेशा रहोगी। और कल रात तो मैंने तुम्हारा रोना धोना बर्दाश्त कर लिया था, लेकिन अब आगे से तुम मुझे रोती धोती मत मिलना। ऐसे ही प्यार से मेरे साथ पेश आना जैसे मैं तुमसे प्यार से पेश आता हूँ। वो आरुषि का हुस्न देखकर एक बार फिर बहकता उसके करीब आया था, लेकिन उसकी वही पुरानी बातों और आंसू को देखकर वो गुस्से से उठकर चला गया, जबकि वो अफसोस से अपने नाराज से पति को देखकर आंसू बहाने लगी। वो इस दिल का क्या करती, वो भी रुद्र से मोहब्बत कर बैठी थी, लेकिन वो बंदिशों में जकड़ी हुई लड़की थी। उसकी हैसियत ही क्या थी, एक मामूली सी गरीब लड़की जो सिर्फ अपना मतलब निकालने के लिए 6 महीने के लिए लाई गई थी। लेकिन रुद्र ने उस पर अपना स्पर्श छोड़कर उसे हमेशा के लिए अपना कैदी बना लिया था।
वो इस कैद से रिहाई नहीं चाहती थी, लेकिन शायद हालात उसके बस में नहीं थे। आंसू पोंछते हुए वो चुपचाप नहाने के लिए चली गई थी। नहाकर आई तो खिली खिली सी आईने के सामने खड़ी अपने ब्लाउज की डोरियों को बांधने की कोशिश कर रही थी कि अचानक रुद्र कमरे में दाखिल हुआ। उसकी पीठ को मदहोश नजरों से देखते हुए बोला, ऐसे काम करने हो तो दरवाजा बंद करके क्या करो नादान लड़की, वरना वॉशरूम या ड्रेसिंग रूम में चेंज किया करो। आरोशी उसे देखते जल्दी से सीधी हुई। उसकी सांसें अचानक रुद्र को सामने देखकर तेजी से चलने लगी थीं। काले रंग का वेलवेट का ब्लाउज उसके खूबसूरत बदन पर खूब जच रहा था। गर्दन का खूबसूरत हिस्सा दूध की तरह चमकता हुआ दिखाई दे रहा था। भीगे बालों की वजह से पूरा ब्लाउज गीला हो चुका था। सीने पर हाथ बांधे गौर से उसके सरापे का जायजा लेता वो धीरे धीरे कदमों से उसकी तरफ बढ़ा था और उसके सामने खड़े होते अचानक उसके हाथ उसके ब्लाउज की डोरियों में उलझ गए। रुद्र बेख्तियार होता उसके होठों को अपनी पकड़ में लेता उसकी डोरियां बांधने लगा, जबकि आरोशी करंट खाकर पीछे हटी। मगर रुद्र उसकी कोशिश को बड़ी आसानी से नाकाम कर चुका था। बहुत हॉट हो मेरी मासूम सी बीबी। उससे दूर होता वो उसके वजूद पर शरारतें और बेबाक निगाहें डालते हुए उसके कान में झुककर सरगोशी करने लगा, जबकि आरोशी की नज़र शर्म से झुक गई थी। वो नहीं जानती थी कि सामने वाले के ऐसे शब्दों का क्या जवाब दे। छोड़े मुझे, कोई आ जाएगा, कोई देख लेगा तो क्या होगा, वो कांपते होठों से मुश्किल से बोली थी। उसके शब्दों की कपकपाहट पर रुद्र ने अपनी मुस्कुराहट मुश्किल से दबाई थी। तुम्हारे कमरे में कोई नहीं आने वाला आरोशी, इसलिए डरना छोड़ दो। और वैसे भी एक न एक दिन तो तुम्हें थक हार कर मेरी बाहों में खुद ही आना पड़ेगा, तो अभी क्यों नहीं, मौका भी है और दस्तूर भी। वो उसके गीले बालों में चेहरा छुपाते हुए मदहोश अंदाज में बोला, जबकि उसकी संगत पर वो एकदम बुरी तरह हड़बड़ाई थी। नहीं रुद्र जी, अभी नहीं। सांसों की सरसराहट रुद्र को अपनी धड़कनों में उतरती महसूस हो रही थी। रुद्र के होंठ उसकी गर्दन पर फिर से अपने प्यार का एहसास छोड़ रहे थे। वो उसे तंग करके मजा ले रहा था, जबकि आरोशी के आंसू देखकर एकदम ही वो हैरान हुआ था और अपने होंठ भींच कर रह गया। वो उसे तंग कर रहा था, उसकी संगत में उसे मजा भी आ रहा था। वो उसकी बीवी थी। वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी खूबसूरती रुद्र को उसकी तरफ और भी खींच रही थी। वैसे भी वो इस हवेली का सबसे खूबसूरत मर्द था, और फिर जो लड़की उसकी पत्नी थी वो उसे दिल से चाहिए थी, ना कि यूं आंसू बहाते हुए। वो एकदम से उससे दूर होता बिना कुछ कहे बाहर निकल गया। आरोशी उसकी बढ़ती शरारतों पर डरने लगी थी। दूसरी तरफ सरिता जी रुद्र की दूसरी शादी की जोरदार तैयारियां कर उसके सामने करती तो उसके दिल पर छुरी सी चल जाती। वो उन्हें कैसे बताती कि उनका बेटा कब का उसे बीवी का हक दे चुका था और उसे न छोड़ने का फैसला कर चुका था। रुद्र जो सुबह का गया था अब तक नहीं लौटा था। सरिता के साथ वो भी उसकी फिक्र में परेशान हो रही थी। रात के 12 बज रहे थे, नींद से उसकी आंखें बंद हो रही थीं। कल रात भी रुद्र की शरारतों ने उसे सोने नहीं दिया था, तो आज उसकी गैर मौजूदगी उसका दिल डरा रही थी। बड़ी मुश्किल से 1 बजे तक वो खुद को जागने पर मजबूर करती रही और आखिरकार उसकी आंखें बंद हो गईं। जब रात के 2 बजे वो हवेली में दाखिल हुआ था, उसका दिल आरोशी के कमरे में जाने के लिए मचल रहा था, लेकिन वो उससे नाराज था, इसलिए उसने अपने कदमों को अपने कमरे की तरफ बढ़ाया था। लेकिन दिल का क्या करता, जो मचल मचल कर आरोशी को देखने के लिए तड़प रहा था। और फिर गहरी सांस लेते हुए उसने अपने नाराज दिल को मनाया था और आरोशी के कमरे की तरफ बढ़ा। हल्के से गेट खोलकर वो अंदर दाखिल हुआ था। चांद की रोशनी खिड़की से अंदर आती एक बहुत हसीन नज़ारा पेश कर रही थी। आज का सारा दिन बहुत थका देने वाला था। बेड पर बैठते हुए उसने अपनी शर्ट उतारकर कुर्सी पर रखी थी और गहरी नज़रों से आरोशी को देखने लगा। होठों पर खिलती मुस्कान को दबाए वो धीरे से बेड पर सो रही थी। आरोशी की तरफ झुका था और फिर आरोशी के कंबल को जरा सा हटाते हुए उसके बेहद करीब होकर लेट गया। अगले ही पल उसे अपने करीब खींचते हुए अपने सीने में लगाकर उसकी गर्दन में अपना मुंह छुपा गया। अपनी गर्दन पर किसी की दहकती गर्म सांसें, किसी के होठों का नरम गरम स्पर्श। आरोशी नींद में भी कसमसाई थी और उसके कसमसाने पर रुद्र ने अपने निचले होंठ को दांतों से दबाते हुए अपनी मुस्कान को और भी गहरा करते हुए अपने गालों को उसके गालों के साथ रब किया था। उसके चेहरे की हल्की हल्की शेप की चुभन से आरोशी की नींद एकदम से उड़ गई। वो नींद से भरी गुलाबी आंखें खोले उसे बेयकीनी से देखने लगी। रुद्र की आंखें उसी पर टिकी थीं। कैसी हो स्वीट हार्ट, गंभीर आवाज में कहते वो उसके माथे को चूम गया, जबकि आरोशी कितनी ही देर तक एक सपने किसी हालत में उसे देखती रही। जब वो सोई थी तब वो उसके पास नहीं था। अब उसका यूं अपने पास इस तरह आ जाना उसे एक सपने की तरह ही लग रहा था, जबकि रुद्र बेकरार निगाहों से उसके खूबसूरत
चेहरे को देखते हुए उसके हाथों को चूमते उसके चेहरे पर अपना स्पर्श छोड़ने लगा। वो बहुत थका हुआ था। पहले तो वो अपनी थकान अपने कमरे में सिगरेट फूंककर ख़त्म कर देता था, मगर अब सामने लेटी लड़की उसकी पत्नी थी। वो अपनी हर जायज़ ख्वाहिश उससे पूरी करने का हक रखता था। आप आ गए, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप अपने कमरे में जाइए, किसी ने देख लिया तो। आरोशी उसके यूं खुद पर हावी होने पर घबराई थी। दिल जोरों से धड़का था। ये क्या तुम हर वक्त कोई देख लेगा करती रहती हो? कोई देखता है तो देखने दो। मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा, बल्कि अपनी पत्नी के साथ हूँ, समझी तुम? एंड आई नीड यू आरोशी। वो उसकी गर्दन से उसका चेहरा उठाए उसकी आंखों में देखते हुए मदहोश अंदाज में बोला, प्लीज़ मना मत करना, वरना सह नहीं पाऊंगा। मुझे ये कहने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करूंगा कि मुझे तुम्हारी बाहों में ही सुकून मिलता है, ये सुकून जो मुझे कहीं भी नहीं मिलता। सो प्लीज़ तुम्हारे ना करने की कोई गुंजाइश नहीं। कहता हुआ वो उसके वजूद की नरमी को महसूस करने लगा। आरोशी डरी हुई आंखों से उसे देख रही थी। कुछ भी नहीं होगा, जस्ट रिलैक्स यार, वो प्यार से बोला। उसे यकीन था थोड़ी देर नखरे दिखाएगी मगर फिर मान जाएगी, और वही हुआ। रुद्र एक बार फिर उसके वजूद पर गहरे साए की तरह छा गया और उसे अपनी मोहब्बत की शिद्दत से निहाल कर गया। अपने जज्बातों को सुकून देने के बाद वो उसे अपनी बाहों में दबोचे सुकून से सो रहा था। हालांकि आरोशी ने कहा था कि आप अपने कमरे में चले जाएं, लेकिन रुद्र ने मना कर दिया था और वो उसके ही बेड पर उसे साथ लगाए सो गया था। आरोशी ने भी खुद को ज़्यादा परेशान नहीं किया था और उसके कंधे पर सर रखकर वो भी सुकून से सो गई थी। अगली सुबह वो वक्त से पहले नहाकर वॉशरूम से बाहर आई। जब उसने पलटकर मोहब्बत भरी निगाहों से सोए हुए रुद्र को देखा, फिर धीरे से उसके करीब आई, झुककर उसके माथे को चूमती वो जैसे ही दरवाजे से बाहर निकली, वहीं उसकी आंखें सामने खड़ी सरिता जी को देखकर हैरत और डर से बड़ी हो गई थीं, जो कहर भरी नजरों से उसे ही देख रही थीं। उसका चेहरा लाल हो गया था, ऐसे जैसे कि पूरे शरीर का खून उसके चेहरे पर सिमट आया हो। उसने मदद मांगती निगाहों से सामने बेड पर सोए रुद्र को देखा, जो एकदम बेखबर सो रहा था। तभी सरिता जी गुस्से की ज्वालामुखी बनी तेजी से उसकी तरफ बढ़ी और जोर से उसके भीगे बालों को पीछे से दबोच कर खींचते हुए नीचे ले जाने लगी। दर्द के कारण आरोशी की आंखों से आंसू बहने लगे। तुम घटिया लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कुछ करने की? मैं अपनी खानदानी बहू लाने के लिए तुम्हें सिर्फ 6 महीने के लिए इस हवेली में लेकर आई थी, इसलिए नहीं कि तुम मेरे बेटे के साथ मेरे नाक के नीचे ही अपनी रातें रंगीन करती फिरो। सारे किए कराए पर पानी फेर दिया तुमने, बदचलन लड़की। क्या लगा तुम्हें कि मेरे बेटे को फंसा लोगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा? वो उसे खींचते हुए ड्राइंग रूम में लेकर आई थीं। टेबल पर रखे कांच के जग को उन्होंने हाथ मारकर तोड़ दिया था और फिर उस कांच से भरे फर्श पर फेंक चुकी थीं। शीशे के कई टुकड़े उसके हाथ और टांगों में घुस चुके थे और उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। सर बेबसी और शर्म से झुकता चला गया। ऐसे ताने तो उसकी किस्मत में लिख दिए गए थे, जो शायद अब मौत के बाद ही पीछा छोड़ सकते थे। मैंने कुछ नहीं किया मालकिन, चटाक, आरोशी अपनी सफाई में बोली थी, मगर उसकी बात को सरिता जी के थप्पड़ ने रोक दिया। आरोशी का सर चकराया था, वो गिरने लगी थी। गाल पर उंगलियों के निशान छप चुके थे। वो गाल पर हाथ रखे अपनी सिसकियां दबाने लगी। क्या कर रहा था रुद्र तुम्हारे कमरे में? आवारा बदचलन लड़की, क्या कर रही थी तुम उसके साथ रात भर? बोलो। उनकी आवाज़ इस कदर तेज थी और तभी प्रकाश धनंजय भी वहां आ गए थे। क्या पूछ रही हूँ मैं, जवाब दो मुझे, बदचलन लड़की। सरिता जी उसे पीछे को धकेलती चिल्लाई। इससे पहले आरोशी कुछ कहती, प्रकाश जी भी गुस्से से आगे बढ़े और उनका हाथ हवा में उठा। इससे पहले वो थप्पड़ आरोशी को लगता, पीछे से आते किसी ने उनका हाथ हवा में ही थाम लिया था। हर कोई हैरान रह गया था। सामने खड़े रुद्र को देखने लगे। रुद्र, तुम? प्रकाश धनंजय फैली आंखों से उसे देखकर बोले। आंखों में गुस्सा भरा हुआ था। वो बिना शर्ट की जिस हालत में वहां आया था, हर कोई हैरान रह गया था। सरिता जी बुरी तरह चकराई थी। उन्हें हरगिज अंदाजा नहीं था रुद्र ऐसी हालत में उस लड़की की खातिर बाहर चला आएगा। पीछे हटो तुम रुद्र, ऐसी लड़कियों को मैं अच्छे से जानती हूँ। मैं आज इसको जान से खत्म कर दूंगी। सरिता जी ने आरोशी को बालों से जकड़ते हुए बेदर्दी से खींचकर आरोशी की चीख पूरी हवेली में गूंज उठी थी, जबकि रुद्र आगे बढ़ता हुआ एक झटके से आरोशी को खींचकर अपने सीने से लगा गया। ये क्या तरीका है ममा? मत भूलें आरोशी मेरी पत्नी है। रुद्र धनंजय की इज्जत, आप तो क्या कोई भी इसे छूने की हिम्मत नहीं कर सकता। शादी की है मैंने इससे, आप सबकी मौजूदगी में, कोई पाप नहीं किया। वो हाथ की एक उंगली उठाते हुए तेज आवाज में दहाड़ा था। नहीं मानती मैं शादी को, नहीं मानती इस लड़की को तुम्हारी पत्नी, इसलिए इसको तलाक दो फौरन। तुम्हारी शादी सिर्फ और सिर्फ
नीलम से ही होगी और वही मेरी खानदानी बहू बनेगी, इसलिए इस लड़की को जहां से लाई हूं वहीं वापस छोड़कर आऊंगी। तुम इस 2 टके की लड़की के लिए अपनी माँ से सवाल जवाब कर रहे हो? मैं इसे जान से मार दूंगी। आज सरिता जी अपना आपा खोते हुए आरुषि की तरफ लपकी थीं, जबकि आरुषि डरकर रुद्र की ओट में छिपते हुए आंखें मीच गई। 2 टके की नहीं है, पत्नी है मेरी, रुद्र धनंजय की, सुना आप सबने, और मरते दम तक यही मेरी पत्नी रहेगी। वो उसके आगे दीवार बनता पूरी ताकत से दहाड़ा था। उसके शब्दों पर प्रकाश धनंजय की आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया था। वहीं सरिता जी अपने होश खोते हुए सीना पीटने लगी, जबकि हवेली के नौकर भी अपने होठों पर हाथ रख चुके थे। निकालें इस कमबख्त को अभी के अभी हमारी इस हवेली से। प्रकाश जी, आप चुपचाप क्यों खड़े हैं? सरिता जी के दिल पर जैसे तीर सा लगा था। रुद्र में उनकी जान बसती थी और उनका बेटा इस 2 कौड़ी की लड़की का हो चुका था। ये बात उनके पूरे बदन में आग लगा रही थी। प्रकाश धनंजय गुस्से में आगे बढ़ते आरुषि का हाथ पकड़ चुके थे। हर कोई खामोश तमाशाई बना ये मंजर देख रहा था। हाथ छोड़ें पापा इसका। रुद्र ने आगे बढ़ते आरुषि का हाथ पकड़ लिया और उसे दोबारा से अपने सीने से लगाए खड़ा था। उसकी आंखें आरुषि के हाथ पर मौजूद अपने बाप के हाथ पर थीं। रुद्र, वो बेयकीनी से बोले। मैंने कहा हाथ छोड़ दें आरुषि का। वो पूरी ताकत से चिल्लाते हुए दहाड़ा। गर्दन की नसें साफ दिखने लगी थीं। रुद्र, जबान संभाल कर बात करो। सरिता जी भी चीखी थीं। आप तो चुप कर जाएं मामा। सरिता जी के बोलने पर वो आरुषि को पीछे छुपाता ठंडे अंदाज में बोला, जबकि आप एक औरत होते हुए भी मेरी आरुषि के साथ ये सब कर रही हैं। मोहब्बत करता हूँ मैं इस लड़की से, इश्क बन चुकी है ये मेरा। सुकून मिलता है मुझे इसके करीब जाकर। अपने बेटे की खुशी जानकर आप फिर भी यही सब करेंगी? मुझे यकीन नहीं आता। उसकी भूरी आंखें खून सी लाल हो रही थीं। उसके बाल उसके माथे पर बिखरे पड़े थे, क्योंकि वो अभी अभी सोकर आया था। सरिता जी घबराई हुई थीं। उसकी तरफ बढ़ी, जिन्हें वो हाथ के इशारे से रोक गया। खबरदार, दूर रहे मुझसे। लाल सफ़ेद रंगत गुस्से के मारे और भी लाल हो रही थी। आप तो क्या इस दुनिया में कोई भी इंसान इस शादी को माने या ना माने, मगर सच्चाई यही है कि आरुषि रुद्र धनंजय की पत्नी है, और मेरी पत्नी की तरफ गंदी नज़र उठाने वाले को मैं नज़र झुकाने तक की मोहलत नहीं दूंगा। मैंने आज तक वही किया जो मेरा दिल करता आया है, और आगे भी मैं वही करूंगा जो मेरा दिल करेगा। आरुषि मेरी पत्नी है और इसे मैं किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके ठंडे शब्दों पर प्रकाश धनंजय का चेहरा सफ़ेद पड़ा था। रुद्र धनंजय एक ठंडी निगाह सरिता जी पर डालता आरुषि को अपनी बाहों में भरते हुए उसे अपने कमरे की तरफ ले गया। पीछे मौजूद कई चेहरे उसके फैसले और जिद पर लाल हुए थे। गर्दन का जख्म काफ़ी गहरा था। वो ना चाहते हुए भी सिसकी। रुद्र ने एक नज़र अपने सामने बैठी आरुषि को देखा, जिसके जख्मों पर वो मरहम लगा रहा था। क्या हुआ, ज़्यादा दर्द है क्या? उसने परेशानी से पूछा। आरुषि की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने आपसे कहा था ना रुद्र, आपकी माँ को मालूम होगा तो अच्छा नहीं होगा। देखा आपने उनका गुस्सा, अब क्या होगा रुद्र? आंसू साफ करता वो उसे सीने से लगाकर बोला, कुछ नहीं, अब देखना, एक बहुत ही बड़ा मुंह दिखाई का फंक्शन होगा। पूरा गांव उसमें इनवाइट होगा। मेरे जानने वाले, मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त सब, और मैं सबको बताऊंगा कि तुम मेरी पत्नी हो, समझी तुम? इस सिचुएशन में भी वो मजाक कर रहा था, जिस पर आरुषि दर्द में होने के बावजूद भी मुस्कुरा दी थी। अगर तुम थोड़ी सी बहादुर बन जाओ और सबके सामने डटकर खड़ी हो जाओ तो सब ठीक हो सकता है। वो उसके चेहरे पर छाई मुस्कुराहट देखकर रिलैक्स होकर उसे सीने से लगा गया। अब उसे किसी का डर नहीं था। प्रकाश जी, हमारा बच्चा, वो डायन मेरे बच्चे को अपने काबू में कर गई। अब मैं अपनी सहेली को क्या जवाब दूंगी? उसने तो हमारी इज्जत 2 कौड़ी की भी नहीं छोड़ी। सरिता जी सीने पर हाथ मारती रो रही थीं। रोना बंद करो सरिता, तो मैं ही शौक चढ़ा था ना उसकी शादी करने का। लेकिन वो मक्कार लड़की ऐसी धोखेबाज निकलेगी, मुझे क्या पता था। अब रुद्र किसी भी तौर पीछे हटने वाला नहीं है, और कमाल देखो, वो लड़की मरी भी नहीं, जिंदा है। अब उस पर तो बद्दुआ का साया भी असर न कर सका। प्रकाश जी गहरी सोच में डूबे बोले थे, जिस पर उनकी पत्नी भी रोते रोते हैरानी से सोचने लगी। हाँ, आप सच कह रहे हैं, वो लड़की तो अब तक जिंदा कैसे है? जब उन दोनों ने रिश्ता बना लिया तो अब तक तो उसे मर जाना चाहिए था। अब क्या होगा प्रकाश जी? वो परेशानी से देखती प्रकाश जी से बोली थी। अब अपने बेटे के बच्चों को गोद में खिलाने की तैयारी करो। और क्या, तुमने देखा नहीं तुम्हारा बेटा उसके लिए कितना जुनूनी हो रहा था। अगर अपने बेटे को खोने से डरती हो तो अपनी सहेली से माफ़ी मांग लो और आरुषि को ही अपनी बहू स्वीकार कर लो।
प्रकाश धनंजय ये कहते हुए चले गए थे, जबकि वो दुपट्टा मुंह पर रखकर एक बार फिर रोने लगी। इतने सारे लोग जमा क्यों हो रहे हैं? क्या आज कोई फंक्शन है हवेली में? अगले दिन सरिता जी, जो पहले ही आरुषि को लेकर गुस्से से तिलमिला रही थी, हवेली की बैठक में औरतों की भीड़ को देखकर हैरानी से बोली। प्रकाश जी ने ठंडी निगाहों से उन्हें देखा। वो पहले ही परेशान थे, अब इसमें तमाशे ने उनका गुस्सा और भी बढ़ा दिया था। तुम्हें नहीं मालूम सरिता, तुम्हारे बेटे ने आरुषि की मुंह दिखाई का फंक्शन रखा है। बाहर पकवान भी बन रहे हैं, शायद तुमने देखा नहीं। वो गुस्से से भरे पड़े थे। उनके पूछने पर दांत पीसते हुए ठंडे अंदाज में बोले और गुस्से से पैर पटकते हुए अंदर चले गए। तभी उनकी सहेली हर्षिता जी उन्हें आती दिखाई दी। वो गुस्से से अंदर चली आ रही थी। इतना बड़ा धोखा किया तुमने हमारे साथ सरिता, हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। सबकी शादी का ड्रामा रचाकर हमको उम्मीद में रखा और यहाँ मुंह दिखाई का फंक्शन चल रहा है। वो गुस्से के मारे फट पड़ी। हर्षिता, उस लड़की ने हम लोगों को धोखा दिया, हम खुद सदमे में हैं। हम लोग कुछ नहीं जानते। मैंने आपको जवान दी है, मेरे रुद्र की दुल्हन तो नीलम ही बनेगी। ये लड़की उसकी जिद है और ख्वाहिश पूरी होते ही उसकी जिद भी खत्म हो जाएगी। वैसे भी रुद्र बचपन से अपने खिलौनों को खेलकर उन्हें तोड़ देता है, इसे भी तोड़ देगा या फेंक देगा। हर्षिता की आंखें नम हुईं। मैं ना कहती थी सरिता कि इतना लाड प्यार अच्छा नहीं होता। देखा आज तुमने, तुम्हारे लाडने ने क्या गुल खिलाए हैं। अब मैं अपनी नीलम की शादी तुमसे भी अच्छे खानदान में करके दिखाऊंगी। मैं भी देखती हूँ कैसे छोड़ता है तुम्हारा बेटा उस आवारा लड़की को। एक एक शब्द पर जोर डालती वो वहां से चली गई। सरिता जी अपनी आंखों में आंसू लिए कमरे की तरफ बढ़ी। अब उन्हें मुंह दिखाई के फंक्शन के लिए तैयार भी तो होना था। मुझे तैयार होना नहीं आता। वो सामने पड़ी भारी भरकम लाइट पिंक लहंगे को देखकर मुंह बनाकर बोली। तौलिए से अपने बाल रगड़ते रुद्र एकदम से मुड़ा। खूबसूरत जोड़े के पास बैठी अपनी खूबसूरत पत्नी को देखा और फिर गहरी सांस भरते हुए आगे बढ़ा। तुम ड्रेस चेंज करो मेरी जान, तैयार होने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी बीबी वैसे ही इतनी खूबसूरत है। वो उसकी ठोड़ी पर उंगली रखते प्यार से बोला, जिस पर वो सर हाँ में हिलाते हुए उठी। वो भारी भरकम ड्रेस उससे उठाया नहीं जा रहा था। उसे मुश्किल में देखकर रुद्र वो ड्रेस उससे लेते हुए खुद उसका हाथ थामे ड्रेसिंग रूम में दाखिल हुआ। ड्रेस सोफे पर रखते उसने मुड़कर आरुषि को देखा, जो कंफ्यूज सी उंगलियां मरोड़ रही थी। वैसे ही ड्रेस है बहुत हैवी। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी, बहुत भारी है। क्यों ना मैं कुछ और पहन लूं। वो तो बस जल्दी से इस ड्रेस को रिजेक्ट करना चाहती थी। अपने लिए लाखों का ड्रेस देखकर उसकी आंखें भीग गई थीं। नहीं, उसे पहनना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, और मैं हूं ना, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। उसके बोलने का अंदाज इतना खुमार भरा था कि उसकी आंखें लाल होने लगी थीं। नहीं नहीं, मैं पहन लूंगी, अब वो घबराहट से बोली, जबकि वो उसे बाजू से पकड़कर अपने सीने से लगा चुका था। हल्के से अपने होठों को उसके होठों से रब कर रहा था। पहन लो, कोई प्रॉब्लम नहीं माय लव, मगर उतारूंगा तो मैं ही, खुद, वो भी अपने स्टाइल में। वो उसके गालों पर अपने होठ रखते उसके कान में सरगोशी करते हुए बोला, और उसका पूरा वजूद उसकी शरारतों पर शर्म से लाल पड़ा था, जबकि उसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में लेते हुए उसके चेहरे के हर नक्श को छू रहा था। जाने का मन नहीं कर रहा मेरी जान, लेकिन जाना मजबूरी है। तुम बस जल्दी से तैयार हो जाओ। आखिरी बार उसके माथे को चूम कर वो उसे तैयार होने के लिए कहकर बाहर चला गया था। करीब आधे घंटे के बाद दरवाजा खुला और अपने सामने तैयार खड़ी आरुषि को देखकर दंग रह गया। वो पिंक लहंगा उसके ऊपर बहुत जच रहा था। जिंदगी में पहली बार वो इतना खूबसूरत और इतना महंगा ड्रेस पहन चुकी थी। उसे अजीब सी बेचैनी और घबराहट हो रही थी। आप ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? मुझे पहले ही पता था ये अच्छा नहीं लगेगा मुझ पर। रुद्र हैरान सा होकर देखने पर वो परेशान हुई थी। रुद्र अपने भारी कदम उठाते उसके करीब हुआ। खुद को मेरी आंखों से देखो, कितनी खूबसूरत लग रही हो। दिल चाह रहा है तुम्हें सारी दुनिया से छुपाकर अपने सीने में छुपा लूं, जहां मेरे सिवा कोई दूसरा तुम्हें देख न सके, तुम्हें छू न सके। उसकी आंखों को बार बार चूमते मदहोश अंदाज में बोला। उसके शब्दों के जादू से आरुषि के खूबसूरत लबों पर मुस्कान आई थी। वो मासूम सी लड़की शायद ही जिंदगी में पहली बार इतनी तारीफें सुन रही थी, और शायद पहली ही बार वो बिना किसी डर, बिना किसी झिझक के मुस्कुराई थी, क्योंकि रुद्र उसके साथ था तो उसका सहारा था। रुद्र धनंजय झुककर उसे अपने बाहों में भरते हुए चेयर पर बिठाते उसके सामने घुटनों के बल झुका और उसके होंठों पर लिपस्टिक लगाने लगा, जबकि वो हैरानी से उसे देख रही थी। फिर उसके बालों को पीछे से बांधकर उसके दुपट्टे को उसके सर पर रखते हुए पिन लगाकर उसे रोक चुका था। परफेक्ट। वो उसे गौर से देखते हुए उसके माथे को चूम गया। फिर उसका हाथ थामकर वो बाहर आया था, जहां हर कोई रुद्र धनंजय की दुल्हन को देखने के लिए गर्व कर रहा था।
मैं कभी भी इसे तुम्हारी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करूंगी रुद्र। सरिता जी के बोलने का अंदाज नाराजगी भरा था। प्रकाश धनंजय तो अब हालत पर काबू पाते सब कुछ स्वीकार कर चुके थे, कोई दूसरा चारा भी तो नहीं था। लेकिन सरिता जी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। आपकी मर्जी है मामा, लेकिन आगे जो कुछ होगा उसकी जिम्मेदार आप खुद होंगी। वो ठंडी नजर अपनी माँ की ओर देखता हुआ बाहर हॉल की तरफ बढ़ गया। पूरे फंक्शन में दोनों की जोड़ी को बहुत सराहा गया था। लोगों ने बहुत तारीफें की थीं। बस सरिता जी नाराज सी रही थीं। फंक्शन खत्म होने के बाद रुद्र आरुषि का हाथ थामे बाहरी गेट की तरफ बढ़ा था और ये देखकर सरिता जी की जान लबों पर आई थी। वो भागकर रुद्र के सामने आई। तुम इस लड़की को लेकर कहाँ जा रहे हो, वो भी रात के समय? फिलहाल तो मामा अपने फार्म हाउस पर जा रहा हूँ। उसके बाद मैं हमेशा हमेशा के लिए आरुषि को लेकर शहर में शिफ्ट हो जाऊंगा। जब आपने आरुषि को स्वीकार नहीं करना तो मैं अपने रिश्ते को यूं घुट घुट कर परवान नहीं चढ़ा सकता। और उसके फैसले पर सरिता जी तड़प उठी थी। रुद्र उनका इकलौता बेटा था, वो उससे दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। सरिता जी की आंखों में आंसू देखकर आरुषि भी तड़प उठी थी। वो एक माँ को यूं दुखी नहीं देख सकती थी। तभी एक नज़र रुद्र को देखती आरुषि हिम्मत करती आगे बढ़ी थी। मैं जानती हूँ जो कुछ भी हुआ इससे आपको बहुत दुख पहुंचा है, लेकिन इस समय भगवान की मर्जी शामिल है। इस समय अगर ऐसा कुछ होता तो आज शायद मैं जिंदा न होती। भगवान ने ही हम दोनों को मिलाया है। आप भगवान की मर्जी से मुंह नहीं मोड़ सकती। आप मुझे स्वीकार कर लें, मैं वादा करती हूँ आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। उनके हाथों को थामती वो रो पड़ी थी। सरिता जी का दिल एक पल को उसकी मासूमियत और नरमाहट पर पिघल गया। तभी रुद्र भी उन्हें पीछे से बाहों में भरता प्यार से बोला, मान जाए ना मामा, इतनी प्यारी सी खूबसूरत बहू है आपकी जो आपको मना रही है। आखिर आजकल कौन बहू अपनी सास को मनाती है? रुद्र की शरारत भरी बात पर अचानक सरिता जी हंस पड़ी और वहीं रुद्र ने जोर से याहू के नारे लगाने शुरू कर दिए। तभी वो अपने हाथ से खानदानी कंगन निकालकर आरुषि को पहनाने लगी, जिस पर आरुषि के साथ साथ रुद्र भी हैरान हुआ। अपनी औलाद की खुशी के लिए माँ बड़ी से बड़ी तकलीफ सह लेती है, फिर तुम तो उसकी मोहब्बत हो। अगर रुद्र की खुशी तुम्हारे साथ जुड़ी है तो मुझे भी तुम्हें स्वीकार करना होगा। वक्त लगेगा, लेकिन धीरे धीरे मैं खुद को बदल लूंगी। ये कहती वो एक नज़र दोनों को देखकर चली गई। प्रकाश धनंजय भी मुस्कुराहट दबाते हुए रुद्र को सीने से लगाकर खुद भी आगे बढ़ गए, जबकि वो दोनों एक दूसरे को देखकर खुलकर मुस्कुराए थे। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई रोमांटिक कहानी के साथ।